बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप समाअत फरमा रहे हैं निकाह की मालूमात, निकाह नामे की मालूमात। ये पार्ट आप चौथा समाअत फरमा रहे हैं। हमने कॉलम नंबर 13 तक जो है तीन पार्ट में जो है इसको बयान कर दिया है। पूरी सीरीज़ हमारी चल रही है, तो लिहाजा कॉलम नंबर 14 की तफसील से हमने आगाज़ करना, लेकिन कॉलम नंबर 13 जो है दोबारा रिपीट कर देते हैं। इसमें लिखा है महर की रकम कितनी है, तो महर की जो रकम मुकर्रर हुई है उसे तहरीर करेंगे निकाह। महर की कितनी रकम होती है? कम से कम महर 2 तोला 7.5 माशा चांदी होता है। तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लीजिएगा चांदी कितनी की है वहाँ पर, तो लिहाजा 2 तोला 7.5 माशा चांदी, ये कमी की जानिब शरीयत ने हद बयान की है। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो शरीयत मुताहरा ने कोई हद बयान नहीं की है, आप महर को कितना भी बढ़ा सकते हैं। मैं कराची का रहायशी हूँ, उमूमन जो हम निकाह पढ़ाते हैं उसमें जो है 25,000, 50,000 और 1 लाख का फिगर जो है लोग ज़्यादातर लिखवाते हैं। 25,000 की रकम या 50,000 की या 1 लाख की। तो उमूमन ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा 2 लाख रुपए भी अब तो लिखवाने लगे हैं, लेकिन ये समझे 4 कॉल इस तरह हो गए फिगर के 4 जो है ये रकमें लोग ज़्यादातर लिखवाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितनी आप क्या रखवानी है। महर की कितनी रकम मुअज्जल और कितनी मुवज्जल है। ये मुवज्जल को गैर मुअज्जल भी लोग कहते हैं, तो लिहाजा इसको यूँ समझिए महर मुअज्जल यानी आइन जो आ रहा है मुअज्जल, ये ताजील से निकला, इसका माना होता है जल्दी। इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो ये वो महर होता है कि शरीयत मुताहरा ने मर्द के लिए ये लाजिम करार दिया है कि वो जल्दी इसको अदा करेगा, तो लिहाजा शादी के फ़ौरन बाद इस महर को अदा करना होगा। और भी इसकी तफसील है, बस मुख्तसर मैं आपके सामने बयान करूं जो आप जिसे याद रख सकते हैं। इसको यूँ समझिए कैश है, यानी कि जैसे निकाह हो रहा है उस वक्त निकाह के वक्त दे दें या घर जाकर दे दें, तो ये जल्दी अदा करना होता है। सही। अच्छा, मुवज्जल जो है इसका माना है आसान लफ्ज़ों में यानी उधार। तो ये इसकी जो एक मियाद होती है कि मसलन 1 साल 2 साल 10 साल बाद देंगे, लेकिन उमूमन हमारे यहाँ लोग लिखवाते नहीं है मुवज्जल की कितने अरसे बाद देंगे। वो कहते हैं कि जितना जब हमें सहूलत होगी अपनी आसानी देख कर दे देंगे। तो इसमें भी कोई हरज नहीं है क्योंकि फ़रीक़ैन राज़ी है, दुल्हन इस पर राज़ी है, दुल्हन की फैमिली राज़ी है, वो कोई एतराज़ नहीं कर रहा है, दुल्हन भी कोई एतराज़ नहीं कर रही, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इसकी मियाद लिखवानी चाहिए कि भाई आप कितने अरसे बाद अदा करेंगे। लेकिन अगर मियाद नहीं लिखवाई तो अब जाहिर सी बात है ज़िंदगी में जब आसानी हो अदा कर दे, लेकिन ये अदा करना होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने अदा नहीं किया, इंतकाल इंसान का हो गया, तो इंसान की जायदाद से महर निकाला जाएगा और जो है वो जो प्रॉपर्टी है निकल। इसी तरह औरत का इंतकाल होता है, मर्द ने महर अदा नहीं किया, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में जो औरत की प्रॉपर्टी जायदाद जो तकसीम होगी उसमें महर की रकम भी ऐड की जाएगी। महर की रकम मिलाकर यानी मर्द जो है अपनी महर की रकम जो बनती है वो उसमें डालेगा और फिर इस प्रॉपर्टी जायदाद को तकसीम किया जाएगा। तो बहरहाल अब हमारे यहाँ तो फ़ी ज़माना जो है ये प्रॉपर्टी जायदाद की तकसीम का रवाज भी नहीं। घर के अंदर जो मजबूत होता है वो सारी चीज़ों पर काबिज़ हो जाता है, या भाई भाई काबिज़ हो जाते हैं, बहनों को महरूम कर देते हैं। अल्लाह की पनाह आजकल फ़ी ज़माना इस तरह के मामलात ज़्यादा पेश आ रहे हैं। तो बहरहाल हमने आपके सामने तफसील बयान कर दी कि कॉलम नंबर 14 है कि महर की रकम कितनी मुअज्जल है और कितनी मुवज्जल। मुवज्जल को हमने बताया इसको लोग गैर मुअज्जल भी पढ़ते हैं। कॉलम नंबर 15 है आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया, यानी अगर महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया है तो वो तहरीर किया जाएगा। जैसे अगर फुल पेमेंट की गई है तो लिख दें मसलन 25,000 था तो आप लिख दें कि 25,000 रुपये अदा कर दिए, या जितने अदा किए गए उतने लिखें। और अगर कुछ भी अदा नहीं किया गया तो आप जी नहीं लिखेंगे कि नहीं अदा किए गए। फिर आगे चलते अगर अदा किया। अच्छा, यहाँ पर एक और ब्रैकेट इस तरह दिया हुआ है, अगर अदा किया गया तो किस कदर, यानी यहाँ पूछ रहे हैं महर की रकम जो है शादी के मौके पर अदा की गई, तो यहाँ जी हाँ लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर तफसील लिख दी कि कितनी अदा की गई। ये कॉलम नंबर 15 था। कॉलम नंबर 16 आया पूरे महर या इसके किसी हिस्से के इवज में कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई तो इस जायदाद की सराहत और इसकी कीमत जो फरीकैन के माबैन तय पाई है वो लिखे। यानी ऐसा भी हो सकता है जो रकम मुकर्रर की गई उसके बदले कोई जायदाद दे रहा हो, मसलन 50 लाख रुपए मिसाल के तौर पे महर रखा था, 50 लाख का कोई फ्लैट दे रहा है, कोई ज़मीन दे रहा है, कोई ऐसी गोल्ड दे रहा है 50 लाख का,
तो लिहाजा अगर कोई रकम के बदले में, यानी कि जो रकम लिखेगी उसके बदले में दूल्हा दुल्हन को कोई चीज़ दे रहा है तो उसकी तफसील यहाँ पर लिखी जाएगी। उमूमन लोग लिखवाते नहीं है, जल्दी में होते हैं और फिर काजी हजरात भी लिखते नहीं, इस पर तवज्जो नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते, बस टिक मार देते इस पर। मैंने बाज़ काजियों को देखा है कि वो तो बस पूरी लाइन ऐसे जो है पूरी लाइन मार देते, बस ये लिखेंगे शादी की तारीख को हक में कितना अदा किया, उसके बाद बाकी यहाँ पर पूरी लाइन मार देते, बस काजी का नाम लिखेंगे। तो ऐसा नहीं किया करें। जो अगर काजी मुझे सुन रहे हैं, निकाह खां मुझे समाअत फरमा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है इसे पूरा भरा करें, इसकी नज़ाकत को, बारीकी को समझें, इसकी अहमियत को समझें। जब ये बनाया गया है तो लिहाजा इसमें जो लिखा गया है तो उसको तो तहरीर आप करें। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कॉलम नंबर 17, खास शराइत अगर कोई हो। अब ये बड़ा अहम कॉलम है, बड़ा नाजुक कॉलम है, इसको समझिएगा आप कि ख़ास शराइत में क्या लिखा जाएगा। देखिए ख़ास शराइत में अगर दूल्हा दुल्हन को कोई मकान दे रहा है, कोई फ्लैट दे रहा है, कोई ज़मीन दे रहा है, इसी तरह गोल्ड दे रहा है, इसी तरह रकम दे रहा है, कोई बड़ी रकम दे रहा है, तो उस रकम को तहरीर करें, यहाँ पर उस गोल्ड को, उस फ्लैट को, उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी जायदाद को लिखें। या इसी तरह ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा दुल्हन वालों की तरफ से माहाना खर्चा लिखवाया जाता है, मसलन दूल्हा दुल्हन को हर महीने 10,000 रुपये देगा तो वो लिखा जाएगा। या इसी तरह यहाँ पर यह भी लिखा जाता है कि भाई दूल्हा जो है दुल्हन को तलाक देने की सूरत में 10 लाख रुपए अदा करेगा। उमूमन इस तरह भी लोग लिखवाते, तो जो बात वो लिखवा रहे हैं जबकि वो दुरुस्त हो तो आप उसे तहरीर करेंगे। अच्छा, इस बात का ख्याल कीजिएगा, जो निकाह खां अगर मुझे समाअत फरमा रहे हैं या आवाम भी मुझे सुन रही है, तो देखिए जब निकाहनामा भरवाया करें तो फरीकैन वहाँ उस जगह पर मौजूद हो, और जो निकाह खां होता है उनकी जिम्मेदारी होती है ये सारी बातें फरीकैन की मर्जी से लिखे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जिन्होंने बुलवाया वो प्रेशर दे रहे होते, ये लिख दो वो लिख दो, तो मेरे भाई आप इस तरह ज़बरदस्ती ना करवाएं, ये नज़ाकत को समझे। वो बेचारा काजी जो है बाज भोले भाले होते हैं, वो लिख तो देते हैं, बाद में उनके लिए आजमाइश हो जाती है कि एक जगह ऐसा हुआ कि वो लिखवा दिया काजी से कि दोनों तरफ के सोने की मालिका लड़की है। अब लड़का तलाक देने लगा तो अब ये मसला पेश आया कि भाई सारा जेवर तो देना होगा। उस दौर में जेवर भी 25-30 तोला जो है सोना दिया हुआ था लड़के वालों ने। लड़के वाले तो आजमाइश में मुब्तला हो गए कि अब हमने जो है इस तरह इतना सोना देना होगा। तो लिहाजा निकाह खां को चाहिए समझदारी से इन कॉलम को पुर करे, किसी भी शख्स की ज़बरदस्ती को जो है कबूल ना करे, वो चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो। भले वो आपको अगली दफ़ा जो है निकाह पढ़ाने के लिए नहीं बुलाते, क्योंकि रोज़ी देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, बंदों के हाथ में क्या है, ये थोड़ी हमें रोज़ी देंगे। तो अगर कोई हमसे नाजायज़ काम करा रहा है, गलत काम करा रहा है, गैर शरई काम करा रहा है या अखलाकियात के ख़िलाफ़ काम करा रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिए, उसकी अहमियत को ना समझिए कि भाई इसको हम नज़रअंदाज करेंगे, हम आपकी बात नहीं मान सकते, क्योंकि हम तो शरीयत के ताबेदार हैं भाई। फरीकैन की मर्जी से होगा, क्योंकि ये निकाह एक अक़्द है, तो अक़्द है, जाहिर सी बात है जो बातें इसमें लिखी जाएंगी, जो फरीकैन कहेंगे दूल्हा वाले दुल्हन वाले, वही बातें तो हम लिखेंगे। ऐसा थोड़ी कि दुल्हन वाले हमें प्रेशर दे रहे होते हैं 5 लाख रुपए लिख दो कि तलाक देने की सूरत में दूल्हा दुल्हन को 5 लाख रुपए देगा। अब बेचारे दूल्हा वालों को तो पता ही नहीं होता, वो आतिशबाजी कर रहे हैं, वो अपने मैनेजमेंट या अपने घर वालों को देख रहे हैं कौन कहाँ बेटा कहाँ नहीं, वो काजी साहब से दुल्हन के वालिद साहब ने लिखवा लिया। तो ये काजी साहब ने भी गलत किया और इसी तरह दुल्हन के वालिद ने भी गलत किया। ये मुनासिब आपका तरीका नहीं है। जो भी आप लिखवाएंगे, अच्छा वो कहते हैं वो हमारी बात हो गई है बस इसको यहाँ पर जिक्र ना करें। भाई आपकी अगर बात हो गई है तो आप दोनों फरीक से हमें बताएं तो सही, दोनों फरीक रजामंदी का इजहार तो करें कि भाई ये चीज़ लिखनी है कि दूल्हा तलाक देने की सूरत में 5 लाख रुपए देगा, या मसलन 50 तोला सोना दूल्हा ने देना है, जो भी XYZ है, फुला मकान है, फुला फ्लैट है, फुला ज़मीन है, जो भी है आप फरीकैन की मर्जी से लिखवाएं। अगर फरीकैन में यानी उन दोनों में एक शख्स आपसे ज़बरदस्ती कर रहा हो, हरगिज़ उसकी बात ना माने, अगरचे उसने आपको हायर किया हो, वो भले नाराज़ होता हो, अगली दफ़ा आपको निकाह पढ़ाने के लिए नहीं बुलवाता तो नहीं बुलवाइए, रोज़ी देना उसका काम नहीं है, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। तो आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, उम्मीद है मेरी। कॉलम नंबर 17 तक हमने जो है आपको तफसील बयान कर दी, और ये हमारा जो वीडियो जो पार्ट है वो चौथा पार्ट आपने समाअत फरमाया। अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप पीछे के जो 3 पार्ट है उनको भी देख लें, तो मजीद आपको नॉलेज होगी। अच्छा, बहुत सारे काजी हजरात SMS कर रहे होते हमें निकाहनामा फिल का तरीका करें, तो ये हम वीडियो बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, इन वीडियो को देखें समझें और उसके बाद आप निकाहनामा फिल करें। इसी तरह निकाह के बारे में फुला बात पूछनी है तो ये वीडियो में हम सब कुछ बिल्कुल आसान करके बच्चों की तरह कर करके आपको बता रहे हैं,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको बाकायदा आप वीडियो को देखें और उसके मुताबिक निकाहनामा फिल करा करें। फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सअप किया करें, कॉल मुझे हरगिज़ ना किया करें, या नीचे कमेंट्स में आप बात बयान कर दिया करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।